चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो हमारी सांसों से, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण के मुद्दे। ये सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर इसे अच्छी तरह से समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद चौंका दे। क्या किसी ने सोचा है कि पानी में सिर्फ 0.1% गंदगी भी उसे हमारे पीने के लिए खतरनाक बना सकती है? जी हाँ, इतनी छोटी सी मात्रा। यही प्रदूषण की असली ताकत है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो ये पोल्यूशन है क्या आखिर? देखिए, सीधी सी भाषा में समझें तो हवा, पानी या मिट्टी की क्वालिटी में कोई भी ऐसा अनवांटेड चेंज जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, बस वही प्रदूषण है। और जिन एजेंट्स की वजह से ये होता है उन्हें हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक। अब इतनी बड़ी समस्या है तो इसे निपटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो भारत सरकार ने कुछ बहुत ही जरूरी कानून बनाए हैं। 1974 में आया वाटर एक्ट, पानी को बचाने के लिए। 1981 में आया एयर एक्ट, हवा को साफ रखने के लिए। और फिर 1986 में आया एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये कानून हमारे पर्यावरण के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं हवा की, एयर पोल्यूशन की। ये सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये हमारी फसलों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। उनकी ग्रोथ को कम कर देता है और उन्हें समय से पहले ही खत्म कर सकता है। तो सवाल ये है कि फैक्ट्रियों से जो ये धुआं निकलता है, इसे साफ कैसे किया जाए? इसके लिए एक कमाल की मशीन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये धुएं में मौजूद 99% तक धूल के कणों को पकड़ सकती है। होता क्या है समझिए, एक तार से हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स धूल के कणों से जाकर चिपट जाते हैं और उन्हें दे देते हैं एक नेगेटिव चार्ज। अब पास में ही लगी होती हैं ग्राउंडेड कलेक्टर प्लेट्स। ये चार्ज हुए धूल के कण इन प्लेट्स की तरफ खिंच जाते हैं और इस तरह हवा साफ हो जाती है। अच्छा, फैक्ट्रियों की बात तो हो गई, पर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का क्या? उनके धुएं के लिए गाड़ियों में एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। इसमें प्लैटिनम और रोडियम जैसी कीमती धातुएं होती हैं जो कैटलिस्ट का काम करती हैं। जैसे ही जहरीला धुआं इनसे गुजरता है, ये उसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नाइट्रोजन जैसी कम खतरनाक गैसों में बदल देती हैं। हाँ, पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, एक शर्त है, समझ लीजिए। कैटालिटिक कन्वर्टर वाली गाड़ियों में हमेशा अनलेडेड पेट्रोल यानी सीसा रहित पेट्रोल ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल में मौजूद सीसा मतलब लेड इन कीमती कैटलिस्ट्स के लिए जहर का काम करता है। वो उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है और फिर कन्वर्टर किसी काम का नहीं रहता। एयर पोल्यूशन से लड़ाई का एक जीता जागता एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दिल्ली। 1990 के दशक में दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक थी। फिर एक बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली की सारी बसों को डीजल से सीएनजी पर शिफ्ट कर दिया गया। और इसके फायदे देखिए, सीएनजी ज्यादा एफिशिएंटली जलती है, सस्ती भी है और सबसे बड़ी बात, इसमें पेट्रोल डीजल की तरह मिलावट नहीं की जा सकती। इस एक फैसले ने दिल्ली की हवा को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हवा की तरह ही पानी भी हमारी जिंदगी का आधार है, लेकिन अफसोस हमारी गतिविधियों ने इसे भी नहीं बख्शा है। हमारी नदियां, हमारी झीलें सब प्रदूषण की चपेट में हैं। चलिए देखते हैं कि पानी में क्या हो रहा है। अब पानी कितना गंदा है ये पता कैसे लगाते हैं? इसका एक पैमाना है, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे ऐसे समझिए, जब हम पानी में सीवेज जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं तो उसे तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को काम पर लगना पड़ता है और इस काम के लिए उन्हें चाहिए होती है ऑक्सीजन। जितना ज्यादा कचरा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, मतलब उतना ही ज्यादा BOD। और जब बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं तो मछलियां और दूसरे जलीय जीव बेचारे दम घुटने से मरने लगते हैं। और एक और बहुत ही खतरनाक चीज होती है पानी में, जिसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। इसका मतलब है कि कुछ जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं और बाहर नहीं निकलते, वो फूड चेन में ऊपर जाते जाते और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है DDT। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। पानी में DDT की मात्रा थी सिर्फ 0.003 ppb, मतलब ना के बराबर। ये पानी जब ज़ूप्लैंक्टन में गया तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.04 ppm, और जब इन मछलियों को खाने वाले पक्षियों के शरीर में ये पहुंचा तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 25 ppm। सोचिए कितना जबरदस्त जंप है ये।
और इसका असर बहुत ही भयानक होता है, खास तौर पर पक्षियों पर। डीडीटी की ये बढ़ी हुई मात्रा उनके शरीर में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देती है। इससे उनके अंडों का छिलका बहुत पतला हो जाता है और समय से पहले ही टूट जाता है। नतीजा, पक्षियों की आबादी तेजी से घटने लगती है। तो हवा और पानी की बात हो गई, अब आते हैं उस कचरे पर जो हम हर रोज पैदा करते हैं, और कुछ ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर जो पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन। प्लास्टिक वेस्ट, ये तो एक पहाड़ जैसी प्रॉब्लम बन गई है ना? लेकिन बेंगलुरु के अहमद खान, जो प्लास्टिक की बोरियां बनाते थे, उन्होंने इसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जो कमाल का है। उन्होंने रिसाइकल प्लास्टिक का एक महीन पाउडर बनाया जिसे नाम दिया पॉलीब्लेंड। और जब इस पॉलीब्लेंड को सड़क बनाने वाले बिटुमिन यानी डामर के साथ मिलाया तो सड़क की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई। और नतीजा, यकीन नहीं होगा, पॉलीब्लेंड से बनी सड़कें 3 टाइम्स ज्यादा चलीं। सोचकर देखिए, जिस प्लास्टिक को हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, उसी से हमारी सड़कें बेहतर और मजबूत बन सकती हैं। चलिए अब एक और बड़े ग्लोबल इशू की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारी धरती का तापमान बढ़ना। इसके लिए जिम्मेदार है ग्रीन हाउस गैसेस, और इनमें सबसे बड़ा हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड का, करीब 60%। इसके बाद 20% के साथ मीथेन, 14% CFCs और 6% नाइट्रोजस ऑक्साइड का नंबर आता है। एक और ग्लोबल प्रॉब्लम है ओजोन लेयर का पतला होना। अब देखिए, ओजोन 2 तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। जो हमारे नज़दीक ट्रोपोस्फियर में होती है वो है बैड ओजोन, एक प्रदूषक। लेकिन जो ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में है वो है गुड ओजोन, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाती है। इसी अच्छी वाली ओजोन की परत के पतले होने को ओजोन छिद्र कहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये अच्छी वाली ओजोन की परत पतली हो गई तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सूरज की खतरनाक UVB किरणें सीधे धरती तक पहुंचेंगी। इससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ेगा, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, DNA तक डैमेज हो सकता है, और हमारी फसलों की पैदावार भी कम हो जाएगी। जब दुनिया ने इस बड़े खतरे को समझा तो सब एक साथ आए। साल था 1987 और एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका मकसद था ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स, खासकर CFCs के इस्तेमाल को पूरी दुनिया में बंद करना। तो हमने समस्याओं की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, लेकिन क्या असली ताकत हम इंसानों में नहीं है? अब देखते हैं कि कैसे आम लोगों ने, कम्युनिटी ने हमारे जंगलों को बचाने के लिए असाधारण काम किए हैं। हमारे देश का इतिहास ऐसे कमाल के लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने पेड़ों के लिए अपनी जान तक दे दी। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई और 363 और लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। फिर 1974 में गढ़वाल की महिलाएं पेड़ों से चिपक गईं ताकि उन्हें कोई काट न सके। यहीं से शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, और बाद में सरकार ने भी लोगों की इस ताकत को पहचाना और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत। तो चलिए एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या जरूरी बातें समझी। हमने जरूरी एनवायरमेंट एक्ट्स के बारे में जाना, BOD और बायोमैग्निफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी टेक्नोलॉजीज को देखा, दिल्ली CNG, पॉलीब्लेंड और चिपको आंदोलन जैसी केस स्टडी से प्रेरणा ली, और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन जैसे ग्लोबल इश्यूज पर भी बात की। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने की असली ताकत किस में है? नई नई टेक्नोलॉजी में, या फिर अमृता देवी और चिपको आंदोलन जैसी कलेक्टिव ह्यूमन एक्शन, यानी हम सबकी एकजुटता में? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। धन्यवाद।